तो चलो नालायक बच्चा, सेकंड क्लास है आपकी शेयर अकाउंटिंग रेशियो की। देखो दोस्त, अकाउंटिंग रेशियोज। देखो मैं इसमें टोटल कितने फॉर्मूले थे दोस्त? 5, जिसमें से मैं एक करा चुका था, आज दूसरा देखो। दूसरे फॉर्मूले का नाम है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब देखो फॉर्मूला आसान करना, याद करना तो बहुत आसान है। ऊपर क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स, और नीचे डेट। और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ये आता होगा। बस कुछ बातें याद रख लो, जैसे कि अपने को पता है कि डेट का मतलब क्या है। अरे डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है? आप टोटल डेट में से क्या माइनस कर दो? क्या बात है, करंट लायबिलिटी। ये बात आपको पहले भी पता थी, मैंने आपको आज भी बता दिया। डन। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ता है। टोटल डेट का मतलब एल डॉल प्लस स्टॉस, यही है। में से आपको माइनस करना होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? स्टॉस। तो एक ही बात है, अगर आप इसको अब देखो कट करके तो क्या निकलता है सर? स्टॉस से स्टॉस कट जाता है तो बचता क्या है? अरे बचता क्या है? एल डॉल। और एल डॉल में भी मैंने आपको बोला था कि ओ आपके सिलेबस में है नहीं, और डी डायरेक्ट आएगा या नहीं भी आएगा। तो आपके लिए डेट का मतलब क्या हो गया? सिर्फ 2 बार एल। आई होप आपको समझ में आ गया क्या? चलो सर, अभी एक बार टोटल एसेट देख लो, ये भी वैसे आपको आता है। टोटल एसेट देखो, अभी टोटल एसेट का मतलब क्या है सर? टोटल एसेट का मतलब है नॉन करंट एसेट प्लस, अरे बोलो ना, प्लस करंट एसेट। डन। अब आप मुझे बताना कि अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसे लिखा जाता है तो आप क्या फिल करोगे? अगर उन्होंने ऐसे लिख दिया है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, लिख दिया है वर्किंग कैपिटल। अब ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है, आप मुझे सोच के बताओ। इसको ठीक कैसे करें, या ये फॉर्मूला ठीक है इसका? अब आपके एमसीक्यू में आ सकता है, बताओ कैसे सही होगा, या ये सही है? सर कैसे सही होगा ये? या ये फॉर्मूला है सर, मान ले इसको गलत तो है, सही कैसे होगा? देखिए सर इसको ना खोल के देखते हैं, शायद खोल के देखने पे कुछ हमें अलग से दिखे। देखो जब मैं इसको खोल रहा हूँ ना, तो ये मुझे ऐसे दिखता है कि नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और सर अपने को तो बस करंट लायबिलिटी ऐड करना होता है, तो इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में जाके बाहर से प्लस का सीएल लगा दूं, प्लस का सीएल लगा दूं, तो वो नीचे भी आ जाएगा प्लस का सीएल। हाँ जी सर, प्लस का सीएल नीचे भी आ जाएगा, और प्लस का सीएल आने के बाद वो इसको इसको कैंसिल कर देगा। हाँ जी सर, कैंसिल कर देगा। तो फिर क्या बचेगा सर? फिर बचेगा नॉन करंट एसेट और प्लस करंट एसेट। अब देखो जो बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है या टाइम पास करने के लिए कोचिंग आ रहा है या घर में भी पढ़ रहा है टाइम पास के लिए, उसको ये सब चीज़ें समझ में उतनी नहीं आएंगी। लेकिन देखो अगर एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, मैंने आपको हमेशा से बोला आपका जो पेपर होता है उसमें 20% क्वेश्चन ऐसा होता है जो हॉट्स का बना होता है। हॉट्स का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग एनालिसिस के लिए होता है वो, ठीक है। अब उसके आंसर तो वही बच्चा दे पाएगा जो ठीक से पढ़ रहा है। तो जिसको ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले के अंदर क्या करने से क्या हो जाएगा,
वही बेटा इसका आंसर दे पाएगा, बाकी आपकी मर्जी बेटा। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसको जल्दी से नोट करो। इसको जल्दी से नोट करो। चलो ये हो गया। अब इतना करने के बाद इसके लिए लिखो कुछ मेजर। अब सवाल है ना कि सर हम कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं। अब यहाँ पे लिखो बेटा ये वाला हम लोग काम कर क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव भी वो लोग पूछ लेते हैं। अब लिखो ऑब्जेक्टिव। आखिर हमने टोटल एसेट टू डेट का रेशियो निकाला क्यों है, तो लिखो सर ऑब्जेक्टिव। इट मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन। अब आप इस वर्ड को याद रखना कि सर ये सेफ्टी मार्जिन को मेजर करता है, लेकिन किसके सेफ्टी मार्जिन को, अवेलेबल टू लॉन्ग टर्म डेट। अब आप समझना बेटा इसके बारे में समझना। देखो आप रट के चले जाओगे कोई फायदा नहीं है बेटा, आगे जाके फंस जाओगे। अब आप ऐसे समझो कि एक आदमी है, इस आदमी से एक कंपनी ने कहा कि भैया आप ना मुझे कुछ पैसे दे दो उधार। इसने बोला कितने, बोला 1 लाख रुपए आप मुझे उधार दे दो 3 सालों के लिए। 1 लाख रुपए आप मुझे उधार दे दो 3 सालों के लिए। तो ये जो है ना ये कहते हैं कि आप ना एक बार मुझे अपनी कंपनी का टोटल एसेट टू डेट रेशियो दिखा दो, मैं इसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि आपकी कंपनी को मुझे लोन देना है या नहीं देना है। अब ये चेक क्या करना चाहता है, अब जब ये इसका टोटल एसेट टू डेट रेशियो चेक करता है ना, तो पता है ये क्या आ रहा था, कंपनी के पास टोटल एसेट तो 50 लाख रुपए के हैं और कंपनी के पास जो टोटल डेट है वो बस 5 लाख रुपए है। तो ये कहता है कि अगर मैं कंपनी को 1 लाख रुपए और दे दूंगा तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो हम इसके इस एसेट में से अपने 1 लाख रुपए का एसेट बेच के रिकवर कर लेंगे। मतलब ये कंपनी तो गुड कंपनी है, इसको पैसा देना बनता है। लेकिन अब हम एक दूसरी कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं। उस कंपनी के पास एसेट है 1 लाख रुपए के और कंपनी के पास जो डेट है वो 10 लाख रुपए का है। अब आप देखो क्या होगा, कंपनी ऑलरेडी ही अपने जिनसे उन्होंने पैसा लिया हुआ 10 लाख रुपए, उनको अगर अपना एसेट बेच भी देना तब भी पैसा नहीं चुका पाएगी। और ऐसी कंपनी अगर मेरे से 1 लाख रुपए और मांग रही है, भाई मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको ही नहीं चुका पाओगे तो तुम मेरा पैसा कहाँ से चुकाओगे। तो सर मुझे अभी ये पक्का पक्का समझ में आया कि ये सेफ्टी मार्जिन होता है, लेकिन किसके लिए सेफ्टी मार्जिन है ये बेटा, ये लॉन्ग टर्म डेट वालों के लिए। तो कल को आप भी अगर किसी कंपनी में पैसा लगाओ तो एक बार उस कंपनी का टोटल एसेट टू डेट रेशियो चेक कर लेना। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो सर इसको नोट कर लो, खत्म हो गया बेटा ये भी रेशियो। अब हम लोग अगला रेशियो देखेंगे, जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चले डेट इक्विटी का वही बताता हूँ, वही बताऊंगा। चले आगे, चलो सर अगला देखना आप। देखो सर थर्ड रेशियो, लो देखो चले। चले चलो देखो सर अगला थर्ड देखो सर। थर्ड रेशियो का नाम है बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो।
थर्ड रेशियो है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इस प्रोप्राइटरी रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला क्या याद करवाया था सर? मैंने इसके लिए आपको लिखवाया था शेयर होल्डर फंड्स। मैंने बोला था आप शेयर होल्डर फंड्स को एक और नाम से बोल सकते हो, क्या है वो नाम? क्या बात है, इक्विटी अपॉन, अरे बोलो, अपॉन टोटल एसेट। अभी मैं आपको टोटल एसेट पिछले वाले फॉर्मूले में एक्सप्लेन करके आया हूं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते, यहाँ पे हम लोग देखते हैं शेयर होल्डर फंड को थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो अब मेरे साथ, देखना दोस्त, शेयर होल्डर फंड। हमने ना जो बैलेंस शीट याद की हुई है ना, बैलेंस शीट में हमने शेयर होल्डर फंड को इस तरीके से याद किया हुआ है कि इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी 2 चीजें हैं। वो पहली चीज क्या है सर? पहली चीज है शेयर कैपिटल, और दूसरी चीज है, क्या बात है यार, रिजर्व एंड सरप्लस। अब जो बच्चा समझदार है उसको ये भी पता होगा कि शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल भी आता है और प्रेफरेंस कैपिटल आता है और फॉरफिटेड शेयर्स भी आता है। आपको सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहना जरूरी है। तो सर इसके अंदर इक्विटी शेयर्स भी है, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी है, इसके अंदर फॉरफिटेड शेयर्स भी है। अच्छा, क्या इसके अंदर पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स भी होता है? हाँ जी, वो भी होता है। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आई। आगे देखना सर, थोड़ा सा आगे देखना मेरे साथ। चलें, अब इसको ना डिटेल में थोड़ा सा समझने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में ना इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको ना कॉम्प्लिकेशन समझ में आता नहीं है। आपने ना एक बैलेंस शीट याद की हुई है कुछ इस तरीके की, आपने कुछ इस तरीके की एक बैलेंस शीट याद की हुई थी, ज़रा देखना, जहाँ पे आप लोग मेरे से कहते थे कि सर बैलेंस शीट के अंदर ना 5 चीज़ें आती हैं। मैंने आपसे पूछा था वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, तो आप मेरे से कहते हो कि सर यहाँ आता है नॉन करंट एसेट और यहाँ आता है करंट एसेट, यहाँ पे आता है शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे आता है नॉन करंट लाइबिलिटी और यहाँ पे आता है करंट लाइबिलिटी। डन? हाँ जी सर, डन। अच्छा, उसके बाद सर अगर मैं इसका टोटल लगा दूं या फिर मैं इसका टोटल लगा दूं, तो हम एसेट साइड के टोटल को बोलते हैं टोटल एसेट, और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के टोटल को क्या बोलते हैं? टोटल ऑफ इक्विटी स्लैश लायबिलिटी। बोलो बात समझ में आई क्या? सर हमेशा से समझ में आती थी, अभी भी आई है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला कि मान लेते हैं ये है 200, मान लेते हैं करंट एसेट है 100, तो आपका टोटल एसेट कितना आएगा? क्या बात है, तो आ गया टोटल एसेट 300। डन। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे लिखे तो शेयर होल्डर फंड हमारा 100, एनसीएल हमारा 100, सीएल हमारा 100, सर ये भी आ गया 300। डन। चलो सर, अब इसको बनाओगे तो मैं थोड़ा सा आपके साथ आगे चलूंगा। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। जल्दी। हो गया? चले, अब समझना। चलो देखो, अब मैं आपकी स्क्रीन पे देखो बस एस एच एफ दिखा रहा हूँ। मुझे बताना एस एच एफ का आंसर कितना आता है? कितना? 100। क्या इसको किसी और तरीके से निकाला जा सकता था? बिल्कुल निकाला जा सकता था। बताऊं कौन सा तरीका? सर हम ऐसा कहते हैं कि हम 300 में से कितना माइनस कर दें? सर 300 में से हम 200 माइनस कर दें तो भी आता है 100। सर आप ये कर क्या रहे हो? देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मैं ना यहाँ पे 2 अप्रोच ले रहा हूँ। पहला अप्रोच, पहला अप्रोच बेटा,
आप पहला अप्रोच देखो बेटा, जो पहले अप्रोच का नाम है उसका नाम है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच। दूसरे साइड का नाम है एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच। डन। अब लाइबिलिटी साइड अप्रोच से मैंने आंसर निकल रहा है 100। कैसे निकला सर? मैंने SHF ले लिया बस। SHF के अंदर से दो चीजें आती थी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि आ रहा है आंसर 100। क्या बात है। लेकिन अगर मैं एसेट साइड से अप्रोच से जाता हूं तो मैं क्या करता हूं जरा देखना। तो सर उस केस में मैं इसको ऐसे निकालता हूं कि मेरा इक्विटी ऐसे निकलेगा। कैसे? मैं अपने नॉन करंट एसेट में, ध्यान से देखना, ऐड कर देता हूं वर्किंग कैपिटल और माइनस कर देता हूं NCL। जरा इसको सॉल्व कराना तो बताना, मेरा NCA कितना है? क्या बात है। आप मुझे बताना मेरा वर्किंग कैपिटल कितना है? 0। वर्किंग कैपिटल 0 कैसे हो गया? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 0। NCL कितना है? 100। तो आंसर कितना आया? बोलो सर। तो ये आप दो अप्रोच से इसका आंसर निकाल सकते हो, जल्दी से इसको नोट करो। बोलो सर, हो गया? अरे आगे आसान था, चलो सर आसान था। अब आगे चलें थोड़ा सा, जल्दी करोगे तो फिर आगे बताऊंगा। जल्दी करोगे तो आगे बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बतानी है। चलो अभी देखो सर, क्या इसका भी कोई ऑब्जेक्टिव है? भाई देखो, ऑब्जेक्टिव तो हर किसी का ही है। ऑब्जेक्टिव हर किसी का ही है। हर किसी को लाइफ से कुछ ना कुछ चाहिए। हर किसी को लाइफ से कुछ ना कुछ चाहिए। इसका भी ऑब्जेक्टिव है। मैंने बोला कि तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी सेफ्टी मार्जिन है। क्या बोला? सेफ्टी मार्जिन। मैं कहा समझा नहीं दोस्त, समझाओ। मैं कहा मैं समझ नहीं पाया, तुम समझाओ। कहते हैं देखो देखो देखो, पहले आप लिखो ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी मार्जिन और ब्रैकेट में लिख लो फॉर लॉन्ग टर्म डेट। तो सर ये तो दोनों के लिए हो गया। अभी मैं समझाता हूँ, देखो सर, मेरा ना जो आपने फॉर्मूला बनवाया ना प्रोप्राइटरी रेशो, उस प्रोप्राइटरी रेशो में आपने ऊपर लिखा है SHF और नीचे लिखा है आपने टोटल एसेट। मैं 3 प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने लेता हूँ। सर पहले में ना ऊपर लेते हैं 100 और नीचे लेते हैं 100। डन। दूसरे केस में देखो, हम लोग ऊपर लेते हैं 100 और नीचे लेते हैं 50। ठीक। तीसरा अप्रोच लेते हैं, हम लोग ऊपर लेते हैं 50 और नीचे लेते हैं 100। अब अगर आपको कंपनी को डेट देना है तो आप मुझे बताओ तीनों में से कौन सा आपके लिए बेनिफिट है और आप किस कंपनी को दोगे। अगर ये कंपनी A है, ये कंपनी B है और ये कंपनी C है, आप किस कंपनी को डेट दोगे? C को दोगे? अच्छा, चलो सर, इसका आंसर आ रहा है 1। इसका आंसर आ रहा है 1:1। इसका आंसर आ रहा है 2:1। इसका आंसर आ रहा है 1:2। डन। अभी ध्यान से देखना, कंपनी में शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है मालिक। क्या मतलब होता है? मालिक। मालिक ने जितना पैसा लगाया उतने ही पैसे को आपने क्या खरीदा हुआ है? एसेट। मालिक ने डाले 100 रुपए और 100 रुपए का ही आ गया एसेट। मालिक ने 100 रुपए डाले और 100 रुपए का क्या आ गया? एसेट। दूसरे केस में मालिक ने कितने पैसे डाले लेकिन एसेट कितने का आया? तो फिर बाकी 50 कहाँ है? मालिक के पैसे का हुआ क्या? अगर मालिक ने कंपनी में 100 रुपए डाले और एसेट से 50 रुपए का ही दिख रहा है तो मालिक के 50 रुपए कहाँ गए? भाई मुझे बैलेंस शीट को इक्वल करना आता है सर। मुझे पता है कि यहाँ पे इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है। यही तो होता है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है। मालिक ने 100 रुपए डाले हैं और एसेट ही 50 रुपए का है, मतलब कंपनी को लॉसेस हो जाएगा। अगला वाला केस देखना, मालिक ने डाले 50 रुपए, मालिक ने डाले हैं 50,
लेकिन एसेट कितने का है, कहां से आए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी तो मालिक का ही होता है, क्या बात कहते हो यार तुम, प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का ही होता है। अरे प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का ही तो होता है दोस्त। अच्छा, इसका मतलब कंपनी ने डाले 50 रुपए, मालिक ने डाला 50 रुपए, एसेट दिखे 100 रुपए, तो भाई बाकी 50 का एसेट कहां से आया, तुमने लोन लेके बाकी एसेट खरीदे हुए हैं। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है, देखो एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जहां पे मालिक ने डाले हैं 50 रुपए, एसएचएफ हो गया 50, आप ऐसे क्यों नहीं देखते हो, और यहाँ पे एसेट कितने का आ रहा है, टोटल एसेट कितने का आ रहा है 100, अब बैलेंस शीट तो इक्वल होगी। तो बताओ यहाँ पे बाकी का 50 किसके नाम से डालूं, बाकी का 50 किसके नाम से डालूं, सर या तो वो एनसीएल होगा या वो सीएल होगा, या तो एनसीएल होगा या तो सीएल होगा, तभी तो यहाँ पे 100 रुपए बनेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या। अच्छा, लेकिन अगर पहले वाले केस में देखो तो यहाँ पे टोटल एसेट कितना है 100 का, और यहाँ पे एसएचएफ कितना है, सर एचएसएफ भी है 100, तो सर इसका मतलब कंपनी तो टैली कर रही है, मतलब कंपनी के पास कोई लायबिलिटी है ही नहीं। लेकिन सर इस वाले केस में अगर देखें हम लोग, तो इस वाले केस में क्या होता है, देखो सर यहाँ पे हमें टोटल एसेट कितने का दिखता है, अरे टोटल एसेट कितने का 50 का, लेकिन एसएचएफ कितना है, सर ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, ऐसा होगा कैसे, ऐसे होगा कैसे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो सर ये वाली सिचुएशन तो प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही, ये वाली सिचुएशन तो प्रैक्टिकली नहीं हो पाई। अब आप मुझे बताओ, आप ए कंपनी को लोन दोगे या सी कंपनी को लोन दोगे, भाई बी तो प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा, ए को दोगे या सी को देंगे, सर हम ए कंपनी को देंगे, क्यों, क्योंकि ए कंपनी के पास अभी तक कुछ भी नहीं, लेकिन कंपनी का मिक्स अच्छा नहीं है, कंपनी का मिक्स अच्छा नहीं है। मिक्स का मतलब मैंने आपको बोला है कि कंपनी अच्छी वो होती है जो लिवरेज होती है, लिवरेज का मतलब एक ऐसी कंपनी जहां पे इक्विटी भी हो और लाइबिलिटी भी हो, दोनों चीजें हो। लेकिन आप इसके ऑब्जेक्टिव में ये लिखना है सेफ्टी मार्जिन फॉर लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे लिखो बेटा एक लाइन, इसके नीचे में एक लाइन लिखना बेटा, हाइयर हाइयर प्रोप्राइटरी रेशियो, हाइयर प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स एडिक्वेट सेफ्टी मार्जिन, डन। हाइयर पीआर रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो मींस एडिक्वेट सेफ्टी रेशियो, मतलब जिस कंपनी का पीआर प्रोप्राइटरी रेशियो ज्यादा होगा उस कंपनी का सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होगा। बोलो सर समझ में आई क्या, आगे चलने दोगे नहीं दोगे, अरे आगे चलने दोगे नहीं चलने दोगे, चले चलो सर इसको हटा दूं, अब आगे देखो सर, फोर्थ वाला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पे आ गए बेटा, ये देखना फोर्थ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अब तक का सबसे मोस्ट वायरल रेशियो जो आपके एग्जाम में कंफर्म आ सकता है बेटा, अब तक का सबसे मोस्ट वायरल रेशियो जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका फॉर्मूला देखना बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, हम इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मतलब ईबीआईटी अपॉन 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 क्या है दोस्त, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डन। अच्छा, अब इसको याद बस इतने से रख लेना कि सर मुझे ना इसको याद ऐसे रखना है कि ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, लेकिन आप गलती मत करना, यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाला है, ठीक, शॉर्ट टर्म का नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसको थोड़ा सा समझेंगे फिर आगे चलेंगे बेटा, समझना, अब आगे समझना दोस्त, देखना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अभी मानते हैं कि किसी कंपनी ने ना अर्निंग की है, अर्निंग अर्निंग ऑफ
कंपनी ए ₹1000, ये सब करोड़ में है, रुपीज इन करोड़। कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं, ठीक। तो ये कंपनी ए की अर्निंग हो गई। लेकिन आप जब भी कभी पैसा कमाते हो ना, तो आपको एक बात पता है कि आपके लिए जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट वो चार्ज होता है। चार्ज होने का मतलब आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेस कर रहा हूँ बेटा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मान लिया मैंने जिससे पैसा लिया था उसको मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट का फिगर आया है 200। तो अब जो नीचे वाली चीज आएगी हम उसको क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स। और ये जो पहले वाला 1000 था, ये क्या है बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक। अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया हमारा 800। फिर मैं इसमें से माइनस करता हूं बेटा टैक्स। अब मान लेते हैं कि इंडिया में ना टैक्स के जो रेट है वो 30% है। तो बोलो 800 का 30% कितना होता है, 800 का 30% 240। तो अब बताओ फिगर जो बचा वो कितना बचा, अब बताओ जो फिगर बचा वो कितना बचा, 560। हम इसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है 560, डन। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है 560। लेकिन सर आप ये करा क्यों रहे हो, अब समझना इसका पर्पस कराने का। इसको नोट करोगे तो समझाऊंगा, इसको नोट करोगे तो समझाऊंगा कि इसको कराने का पर्पस क्या है। अब पता है क्या होता है कि आपका एग्जाम ना आपको करता है परेशान, और वो आपके एग्जाम में दे देगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ रहा था दोस्त, अब ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना है बेटा हमें टैक्सेस एट द रेट 30%। अब आप ये मत मुझे बता देना कि सर 240 को इसमें ऐड कर दो। अब आप 560 और 30% को यूज करके, सिर्फ इन दोनों फिगर को यूज करके निकालो कि फिगर 240 कैसे आता है। 30% ऑफ निकालो कैसे निकलेगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा उसका पैटर्न कि वो कैसे निकलेगा। जल्दी से निकालो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे निकलेगा। चलो चले, निकला क्या, अरे निकला क्या, अरे निकला क्या, निकालो निकालो जल्दी। हेलो, हाँ जी सार्थक, हाँ जी सार्थक। हाँ एक मैराथन चल रही थी, आप बताओ। चल रही है अभी। अरे निकालना सीखा क्या, नहीं सीखा, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, अब अगर एग्जाम में ये चीज आएगी, आपको तो आता नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको है ना इस 560 को, आपको इस 560 को 70% से डिवाइड कर दो। आप इसको 70%, अब कहोगे सर ये 70 कहाँ से आया, अरे टैक्स का रेट कितना है 30%, तो 100 में से 30 माइनस करो कितना आया 70।
और जब इसको 70 से डिवाइड कर देना तो इसको मल्टीप्लाई कर देना रेट से। रेट कितना है? 30%। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बड़ा आसान है, आपको ऐसे लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड। देखो टैक्स ये क्या नाम, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। करके दिखाऊं क्या? हाँ जी सर दिखाओ ना। देखो सर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 7 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है? तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 30, कितना आ रहा है? तो सर ये आ गया 240। कितना आसान है, बोलो बात समझ में आई क्या? तो क्या किया था मैंने? अच्छा दोबारा समझा। देखो जिसके पास मैथ है उसको तो आ ही रहा होगा, है ना? अब नहीं मैडम क्या? नहीं मेरे पास है तब भी नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो। देखो मुझे ना ये चीज नहीं, अरे सुनो ना मेरी बात, मुझे ये चीज नहीं पता कि तुमने किसके ऊपर टैक्स काटा है। मेरी बात सुनना, हमें ये चीज नहीं पता कि तुमने किसके ऊपर टैक्स काटा, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि टैक्स काटने के बाद वो कितना बचा है। टैक्स काटने के बाद कितना बचा है? 560। और टैक्स का रेट कितना था? 30%। तो जो बचा होगा वो कितने परसेंट होगा? 70%। तो मैं बचे हुए को बचे हुए परसेंटेज से डिवाइड कर देता हूं, तो वो कौन सी फिगर आ जाएगी? वापस एक्चुअल 100% आ जाएगा। कौन सा फिगर आ जाएगा? 100%। अब 100% आ गया 800 रुपीज, उसका 30% कितना आ गया? 240। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 240। अब ये 240 कौन सा फिगर आ गया? अब ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें मुझे फिर से क्या करना होगा? अरे बोलो क्या करना होगा? मुझे इसमें ऐड करना होगा इंटरेस्ट को। लेकिन आप यहाँ पे ये परेशान मत हो ना कि इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, नहीं, इंटरेस्ट वाली फिगर वो आपको निकाल के देंगे, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो ये एग्जाम में हमेशा क्या रहेगा? गिवन रहेगा बेटा, ठीक? तो ये गिवन रहेगा एग्जाम में, या फिर गिवन नहीं रहेगा तो वो आपको वो फिगर बताएगा डेट कितना है और डेट का रेट बता देगा। तो बोलो सर ये कितना होगा? ये हो गया 200, और 200 ऐड करने के बाद कितना हो जाता है? 1000। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी, और आपने इस प्रॉब्लम को सीख लिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। बोले समझ में आ गया क्या? चलो सर, चलो सर ठीक है। अब जल्दी इसका ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद ये भी लिखते हैं कि किस में किस फॉर्म में निकलता है। चलो लिखे। चलो सर ये नोट हो गया? अरे नोट हो गया क्या? आगे देखो सर, ऑब्जेक्टिव लिखो इसका, इसका ऑब्जेक्टिव लिखो दोस्त। इसका ऑब्जेक्टिव लिखो बेटा। टू डिटरमाइन the amount of profit available to meet interest liability on long term borrowings। अब आप फिर से मुझे एक चीज देख के बताना, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ना एमसीक्यू भी आता है, और आपको पता है कि आपका पूरा का पूरा सीयूईटी एमसीक्यू बेस होगा, जहाँ पे 60 क्वेश्चंस होंगे। उन 60 में से आपको 50 सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, और उस 50 में से 50 सही हो गए तो आपको मिल जाएगा बढ़िया कॉलेज। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता, आप ऐसे समझो ना, मेरे से एक बच्चा कह रहा था कि सर सीयूईटी में ना एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। वो लोग जो आपको मार्किंग करते हैं ना, मार्किंग वो आउट ऑफ 200 करते हैं। अब आउट ऑफ 200 करने का लॉजिक क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको ना टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन अगर आपके 50 के 50 सही हैं तो हम आपको 200 नंबर देंगे। तो 50 सही होने पे 200 नंबर कैसे मिलेंगे? 50 किससे मल्टीप्लाई हुआ? सर 50 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो 54 जा 200। तो इसका मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, आप समझना उनका लॉजिक क्या था इसके पीछे। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4। लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 196। उनको ना आपको एडमिशन देना था, और वो ना रैंकिंग बनाना चाहते हैं, रैंकिंग जैसे आईटी वगैरह में रैंकिंग होती है ना, तो वो रैंकिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी पूरी कोशिश हुई नहीं है, वो इसलिए बस इन्होंने ऐसा किया हुआ है। लेकिन आप समझो कि आपको 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए ही मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में सीयूईटी में, तो आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, अब वहां पे लोग ऐसी ऐसी एनालिसिस कराएंगे तो आपको तो आना चाहिए ना। चलो सर देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से कौन सा वाला अच्छा होगा, हाइयर वाला कि लोअर वाला?
आपके लिए कौन सा अच्छा होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कौन सा वाला अच्छा होगा, हाइयर वाला या लोअर वाला? हाइयर इज बेटर या लोअर इज बेटर? बोलो सर, हाइयर इज बेटर या लोअर इज बेटर? हाँ, ये बच्चा कह रहा है हाइयर, पक्का? अब एक बार चेक करते हैं सर। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। अब तीनों को देखना बेटा। अपन ने याद किया फॉर्मूला क्या है सर ICR का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एक कंपनी ने पैसा कमाया 1000 रुपए, लेकिन उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 200 रुपए। एक कंपनी ने पैसा कमाया 1000 रुपए, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 1000 रुपए। एक कंपनी ने पैसा कमाया 1000 रुपए और उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 2000 रुपए। अब इसका आंसर जो आता है ना, वैसे टाइम्स में आता है। आंसर किस में आता है बेटा? टाइम्स में आता है। पहले बोलो, पहले वाले का टाइम्स कितना आ रहा है? पहले वाले का कितना आ रहा है? 5 टाइम्स। दूसरे वाले का 1 टाइम्स और तीसरे वाले का 0.5 टाइम्स। अब बोलो कौन सा बढ़िया है? देखो, कंपनी ए ने कमाए 1000 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट कितना दिया? 200। तो इसका मतलब कंपनी के पास कितना पैसा बच गया? 800। अच्छी कंपनी है। लेकिन दूसरे केस में कंपनी ने काम किया पूरा साल, कमाया 1000 रुपए और पूरा का पूरा क्या चला गया? इंटरेस्ट चला गया। तीसरे केस में कंपनी ने कमाए 1000 रुपए, लेकिन देना कितना पड़ रहा है? 2000। कंपनी पता नहीं कहाँ से लाके पैसा देगी। तो इसका मतलब ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये अच्छी कंपनी है, कंपनी ए अच्छी है। इसका मतलब हायर इज बेटर। चलो सर, इसको टिक कर लो, हायर इज बेटर। इस बार जो आपका CUT का पेपर हुआ था उसमें वाला क्वेश्चन आया था बेटा। चलो, चले क्या? चले। इस बार जो CUT का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, बाकी आप लोगों की मर्जी। डन। चलो सर, देखो सर, सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट फॉर्मूला बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट फॉर्मूला, 5th सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट फॉर्मूला बेटा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अरे बड़ा मुश्किल होगा, आसान होगा? सर बड़ा आसान है। ऊपर क्या लिख दो? डेट, और नीचे क्या लिख दो? कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो। अरे सर, डेट तो अब अपने को पता है, आप सिर्फ ना कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो और छुट्टी करो। चलो सर, मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बता के छुट्टी करता हूँ, ठीक है? मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बता के छुट्टी कहता हूँ, आप देखो लेकिन ध्यान से यहाँ पे। चलो चलो सर, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड देखना दोस्त। कैपिटल एम्प्लॉयड देखना दोस्त, कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है बेटा। अच्छा, पहले ना एक छोटी सी चीज यहाँ पे देख लो, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। सर बार बार आप ये दिखा देते हो, अरे देखो तो सही बेटा। हमें पता है कि बैलेंस शीट में यहाँ पे होता है नॉन करंट एसेट, यहाँ पे होता है करंट एसेट, यहाँ पे होता है शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे होता है बेटा करंट लाइबिलिटी। इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ये बनता है सर टोटल एसेट, और ये बनता है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बोलो हाँ। डन। पक्का पक्का याद रखोगे? अब से आप बस ऐसे याद रखना कि सर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये है 200, ये है 100, और फिर मैंने आपको बोला है कि ये 100 है, ये 100 है और ये 100 है। आप आज याद रखोगे, आपके CUT में कई कई बार 8 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं बेटा। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो बहुत ध्यान से इसको देखते रहना, समझते रहना। रेशियो का चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। शायद 12th क्लास में ये 4 से 6 मार्क्स का आता है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है बेटा, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोला बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इसको बोला कि आपने धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उस धंधे में टोटल कितना पैसा डाला, चाहे पैसा आपने डाला या किसी से लेके डाला। मेरी बात समझना।
देखो धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपने पैसे लगाए, एक तो पैसा आपने अपनी जेब से डाला, जो पैसा आप अपनी जेब से डालते हो एज अ ओनर डालते हो वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर फंड। लेकिन जो पैसा आपने किसी से उधार लिया और बोला भाई 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दे, मतलब पर्पस क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा लिया और वो पैसा जोड़ के डाला, तो वो भी बनता है कैपिटल, ठीक। लेकिन वो आउटसाइडर कैपिटल होता है, जो मैं डालता हूं वो इनसाइडर कैपिटल होता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये बनता है आपका शेयर, क्या नाम है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा SHF प्लस NCL। अच्छा, अब मुझे जरा इसका आंसर बताना सर, इन दोनों को जोड़ के आंसर कितना आ जाए? सर इसको जोड़ के आंसर आता है 200। क्या इस 200 को निकालने का कोई और तरीका पता है आपको? टोटल एसेट माइनस, क्या बात है सर। तो इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है सर, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इससे भी आंसर कितना आएगा? 200। अब आपके सिलेबस में इसी को, जो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला सिखाया, इसको इन्होंने बोला है लायबिलिटी साइड अप्रोच, और इसको बोला है एसेट साइड अप्रोच। अब आप ऐसे याद रखो ना रखो, लेकिन क्योंकि आपको CUT भी देना है, CUT में ये लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है और ये एसेट साइड अप्रोच है। और यहाँ पे आपका सॉल्वेंसी रेशियो के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं बेटा, आई मीन सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं। अब लिखो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव, अब लिखो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव, लिखो। लिखो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इसका पर्पस इतना सा। अच्छा, अब मुझे बताना विच वन इज बेटर, लो इज बेटर या हाई इज बेटर? अब इसको कंक्लूड करने के लिए आप फिर से यहाँ पे मेरे साथ 3 कंपनी लिखो, A, B और C। हाँ मैं समझाऊंगा, इससे समझ में आएगा ना, ऑब्जेक्टिव भी समझाएगा, इससे समझेगा ना, समझाने के लिए तो कहता हूँ बेटा ये सब। एक कंपनी ने अपना बिजनेस चलाने के लिए टोटल 1000 करोड़ रुपए लगाए हैं। एक कंपनी ने अपना बिजनेस चलाने के लिए 1000 करोड़ लगाए हैं, लेकिन इसके लिए उसने 500 करोड़ का डेट लिया हुआ है। मतलब कंपनी में टोटल 1000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, 1000 में से 500 उसने उधार लिया हुआ है। कंपनी नंबर 2 B, इसने 0 रुपए ले रखा है और 1000 कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है। अब तीसरी कंपनी देखना, विच इज रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल, बट देखो 1000 करोड़ और नीचे भी 1000 करोड़। पहले वाले का आंसर कितना आता है? हाँ 0.5 टाइम्स। दूसरी कंपनी का, अरे 1000 में 0 आता है क्या? तो इसका मतलब ये 0 टाइम्स हो गया। और तीसरे का 1 टाइम्स। बोलो सर कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा बेटर है? वो कह रही है ए बेटर है। ए इज नॉट बेटर, ए इज नॉट बेटर। अच्छा क्या? अच्छा पहले सी बताओ, सी अच्छा है? सी अच्छा नहीं है, क्यों? सी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यही अच्छा होगा। अच्छा अब जरा इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3, इसमें से सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा ये है, उससे थोड़ा सा अच्छा, उससे। अब देखना सर, जो कंपनी बी है ना, कंपनी बी में कैपिटल कितना लगा हुआ है? 1000 करोड़, और सारा का सारा पैसा किसने लगाया है? शेयर होल्डर ने। अगर डेट के 0 हैं तो सारा का सारा पैसा किसका लगा होगा? इक्विटी वालों का। ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं डेट फ्री कंपनी। आपके MCQ में आया हुआ है, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट फ्री कंपनी। और डेट फ्री होना इज अ गुड थिंग। हम डेट फ्री कंपनी है, हम डेट फ्री कंपनी है। लेकिन जरा कंपनी सी के बारे में बताना, कैसी कंपनी है? कंपनी सी कैसी कंपनी है?
एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी में कोई मालिक ही नहीं है, सारा का सारा पैसा किसका लगा हुआ है, उधार लेके आपने लगाया हुआ है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। चलो सर समझ में आया। तो विच वन इज बेटर, लो इज बेटर और हाई इज बेटर? लो इज बेटर, हायर इज नॉट बेटर। डन, चलो सर हो गया। अब मेरे साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो, उसके बाद पक्का छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है गुडविल, अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है गुडविल मतलब बैलेंस शीट के अंदर आपको दिख रहा है गुडविल, प्लस अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है फिक्टिशियस एसेट, अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है फिक्टिशियस एसेट, तो इन तीनों को उठाकर, इन तीनों को उठाकर आप पहले वाले फॉर्मूले SHF प्लस NCL से माइनस कर देना, या अगर आप लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करते हो TA माइनस CL, तो उसमें से भी उठा के इन तीनों को माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं माने जाते। मतलब अगर कंपनी में कोई गुडविल है तो सर वो कोई एसेट नहीं है, ना ही वो कोई कैपिटल है। ऐसे ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आपने इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह की है जिससे आपके ट्रेड पे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो उसको भी नहीं मानेंगे। तीसरा फिक्टिशियस एसेट, बेटा फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट होता ही नहीं है, हमने बस उसको राइट ऑफ करने के लिए वहां पे बैलेंस शीट में रखा हुआ है। ठीक, चलो सर, तो अब इसके बेसिस पे आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो वो मेरे साथ देख लो। सर आप क्वेश्चन नंबर 79 तक, तो अभी तक जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 79 हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बीच में मैंने आपको बोलेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ के चलने हैं, वो मैं आपको बहुत बाद में कराऊंगा। वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने। एक क्वेश्चन आपको 16 नहीं करना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसको सिखाने के लिए मुझे आपका लेवल थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, आपका लेवल अभी उठा नहीं है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 आपको नहीं करना, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, CUT में भी आ रहे हैं बेटा, इसको सेपरेटली कराऊंगा, नोट करते रहना बेटा। इसके बाद आप नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर 64, आप इसको भी ट्राई ना करें। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आप नहीं कर पाओगे, वो है क्वेश्चन नंबर 79। तो ये 4 क्वेश्चन आप छोड़ के चले। क्या वो देख लूँ मैं? हाँ 30, 31 और 32 आप ये भी नहीं कर सकते। 30, 31, 32 कौन सा बोला मैडम? 48 और 49 भी नहीं कर सकते। इंक्रीज डिक्रीज समझाने के लिए मुझे ना आपको पहले समझाना पड़ेगा फ्रैक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक, चलो सर, बाकी सारे क्वेश्चन आई होप आप लोग कर रहे होगे। कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं कर रहे हो तो बेटा कोई बात नहीं, हमारा दूसरा बैच भी आ रहा है बेटा अगले सेशन के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो थैंक यू।